नमस्कार साथियों, और ये दूसरा लेक्चर है हमारे आरजेएस मेंस की क्लासेस का। आई होप आपको एसआरआई का लेक्चर ठीक लगा होगा, क्योंकि एसआरआई का जो लेक्चर था जनरली उसमें हमने हर चीज़ डिस्कस करी, लेकिन उसमें एक चीज़ डिस्कस करना जो मेरे से स्किप आउट हो गई वो था लास्ट ईयर के जो पूछे हुए सवाल थे वो मेरे से स्किप आउट हो गए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम 3 एक्ट डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। जो पहला जो एक्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सर अपना पॉक्सो, पीओ और डीवी। मेंस में क्या सवाल आए, कैसे सवाल आए, क्या पूछा गया, क्या पूछ रहा है और क्या ट्रेंड है आरजेएस का, राजस्थान हाईकोर्ट किस ट्रेंड पे सवाल पूछ रहा है, हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और इन एक्ट्स को पढ़ना कैसे है, क्या डील करना है, केस लॉस कितने पढ़ने हैं माइनर के लिए, वो भी देखेंगे। देखिए सर, पॉक्सो, डीवी और पीओ, ये तीनों ऐसे एक्ट्स हैं जिसके लिए केस लॉ पढ़ना मैंडेटरी है। मतलब जब ये तीनों एक्ट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं इनमें कि उनमें जो चीज़ पूछी जा रही है आपसे वो सिर्फ और सिर्फ केस लॉ के बेसिस पे पूछी जा रही है। मैं अभी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं जिस सब्जेक्ट से डील करना चाहूंगा वो है अपना पीओ। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट क्रिमिनल पेपर में आते हैं। मतलब जो पेपर नंबर 2 है इसमें ये पेपर होंगे, तीनों पेपर। जनरली ये जो तीनों पेपर हैं ये अराउंड 10 to 12 मार्क्स कैरी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पॉक्सो को नहीं पूछा गया। कभी कभी हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट स्किप आउट हो जाए, हाईकोर्ट नहीं भी पूछे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स को वो उस वे में पढ़ रहे हैं कि हमारा कम समय में एक अच्छा आंसर राइटिंग हम लोग लिखना सीखें। देखिए, जब भी मैं आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप ये सब्जेक्ट्स में वो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप उन्हीं को कीजिए। मेरा बताने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़े पूरा एक्ट को अच्छे से पढ़िए और जो टॉपिक सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट रीड करेंगे तो वो कोई सेंस क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए मेंस में, क्योंकि जितनी कॉपीज मैं एक दिन में चेक करता हूँ मैं उस अकॉर्डिंगली आपको मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप प्री के अप्रोच से ही मेंस को टारगेट करेंगे तो कभी भी आपको वो क्लियर नहीं होगा। आपको अपनी पढ़ाई के अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा। प्री की अप्रोच में हम सिंपल बैरेक को रीड करते हैं 10 बार रीड करने के बाद में हमें समझ में आता है कि हाँ ये प्रोविजन ये बात करते हैं। मेंस के लिए सिंपल सी एक थ्योरी, हमेशा एक थ्योरी, 4 बुक्स नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल एक कॉपी लेनी है, रफ कॉपी, और एक बैरेक लेना है और उसको लिखना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं बहुत सुंदर राइटिंग में आपको नोट्स बनाने को नहीं कह रहा, रफली अपने हाथ को चलाइए। उसको जितना दुख देंगे उतना एग्जाम में आप खुश रहेंगे। मैं पीओ से स्टार्ट करता हूं। पहले पीओ में पहले मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करते हैं, जो सेक्शंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और जो सेक्शन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लोज में कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के डेफिनेशन क्लोज से कुछ नहीं है, डेफिनेशन क्लोज से मत पढ़िएगा। सेक्शन 3, 4, 5, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इसके बाद आप एडिशनल में 12, 13, 14 भी कीजिए। मेंस के लिए इनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसमें तो पूरा ही हो गया, कितने तो सेक्शन है पीओ के अंदर, 19 तो सेक्शन ही है, आपने तो 8-10 तो ये लिखवा दिए। हाँ, तो इसके आंसर सुन लीजिए। देखिए सर, सेक्शन 8 ये आया सर अपना 2019 में। सेक्शन 6 ये आया 2021 में। एक और बात प्रोहिबिशन ऑफेंडर के लिए आप जान लीजिए। देखिए, सीआरपीसी का 360, सीआरपीसी का 360, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और भी कुछ बातें जो पीओ के लिए आपको समझनी जरूरी है। जो बच्चे आउटसाइड राजस्थान से हैं
वो बच्चे इस बात को कन्फर्मली समझिए जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। जो बच्चे राजस्थान से हैं वो बात भी इस बात को कन्फर्मली समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। एक सवाल दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा चीजें, डिफरेंस कहाँ पे आता है, और एग्जामिनर को पता कैसे लगता है कि आप आउटसाइडर है या फिर राजस्थान के हैं, या आप राजस्थान के होते हुए भी आउटसाइडर हैं, उसको कैसे पता लगेगा आप एग्जामिनर को। देखिए, जहां पे मैं पीओ की बात करता हूँ, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की, तो सर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करती है, राज्य सरकार इसको लागू करती है। अगर आप देखेंगे तो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 का आया। कौन सी ईयर का एक्ट है ये? उसके पहले सीआरपीसी चलता था 300, उसके पहले जो पुरानी सीआरपीसी थी, अब 1958 के पहले 1973 बाद में आई, लेकिन उसके पहले की जो 1898 की सीआरपीसी थी उसका कोई सेक्शन 360 से गवर्न होता था सब कुछ। लेकिन राजस्थान में ये इन्फोर्स हुआ 1/1/1962 को, मतलब राजस्थान सरकार ने इसको मंजूर किया कि हम आप अब आगे से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर को ही मानेंगे, इसको मान्यता दी। अब राजस्थान में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लगता है, ना कि सीआरपीसी। ये बात समझिए पहले। देखिए, जो भी स्पेशल लॉज होते हैं उनके पास ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है और जनरल लॉ, एक सामान्य कानून के ऊपर एक विशेष विधि को उनको एक अधिकार होता है कि वो उस पर प्रिवेल होंगे, उस पर लागू होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये पीओ लगता है ना कि सीआरपीसी। इतनी सी बात समझिए पहले। तो राजस्थान में क्या लगता है? प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, न कि 360, ये नहीं लगता। अब 360 में जो भी नियम दिए हुए हैं, 360 में 7 साल तक के ऑफेंसेस और जो भी उसके शर्तें दी हुई 360 सीआरपीसी की, वो सब राजस्थान में नहीं लगता। समझ में आई बात? राजस्थान मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि राजस्थान में नहीं लगता, प्रैक्टिकली में ही नहीं लगता। पहली बात ही समझिए। राजस्थान में क्या लगता है? प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1/1/1962। आगे चलिए, दूसरी बात जो मेरे को समझानी है यहाँ पे, एक प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के अंदर जब आप उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं प्रीवियस ईयर के सवाल भी कुछ डिस्कस करूंगा आपसे। जब भी सर डिफरेंस पूछा जाए, हाईकोर्ट सवाल पूछ सकता है इस साल कि क्या डिफरेंस है। सवाल ये आता है ना फिर, सर क्या डिफरेंस क्या है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में और सीआरपीसी में, क्या डिफरेंस है? तो इसका एक जजमेंट आया है, रिसेंट जजमेंट है, बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट जजमेंट नहीं है लेकिन रिसेंट जजमेंट है। इसका नाम है सर लखनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। दिस इज 2021 6 SSC 100। ये उसकी पूरी साइटेशन है, लखनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। लखनलाल का एक जजमेंट है जिसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर और सीआरपीसी के मध्य जो अंतर है उसको डिस्क्राइब किया है न्यायालय द्वारा। अभी ये जजमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अगर आपने लिख लिया हो तो लिख लिया जी। ये जजमेंट मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा अपने मेंस वाले में। दिस इज लखनलाल। क्या चीज अलग बनाती है, देखिए, जितने भी माइनर एक्ट हैं उनके प्लीज जजमेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप जजमेंट्स पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक राइटिंग स्किल्स इंक्रीज होती है। जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे विशेषतर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या क्या करें, गूगल में जाएंगे सर, जैसे ही आप गूगल क्रोम पे जाएंगे उधर 3 बिंदु आते हैं। इधर अगर आप फोन में देखेंगे उधर 3 बिंदु होते हैं गूगल क्रोम के अंदर, वहां जाके ट्रांसलेट कर लीजिए। ट्रांसलेट पे जैसे ट्रिक क्लिक करेंगे वो पूरा इंग्लिश का जजमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में। देखिए, ये जजमेंट है लखनलाल वैसे लखनलाल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश में। इसमें आपको जो रिलेवेंट पैरा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ये सबमिशन है पार्टीज की, मैं आपको पैरा नंबर 10 है शायद। देखिए, ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में।
अब मेन डिफरेंस क्या है उसको सुनिए और उसको समझिए। जनरली जब भी प्रोबेशन ऑफेंडर हम लोग किसी को भी हम प्रोबेशन का फायदा देते हैं, किसी भी अक्यूज को प्रोबेशन का फायदा देते हैं, तो हमेशा एक प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को देख के ही फायदा दिया जाता है। एक बार आप सेक्शन 4 का सेकंड क्लोज देखिए, निकालिए प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, इसका सेकंड क्लोज देखिए, सेक्शन 4 क्लोज 2 देखिए, इसमें लिखा हुआ है बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट द प्रोबेशन ऑफिसर। कौन सी रिपोर्ट देखते हैं हम? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन जब भी हम 360 में जाते हैं, जहां पे भी हम 360 में जाते हैं, वहां पे कोई सी लिमिटेशन नहीं है एक्सरसाइज अपनी कोई प्रोबेशन की रिपोर्ट देखना या बाकी चीजों को कंसिडर करना। अगर देखिए, अगर डिफरेंस पूछ लिया इन द लाइट ऑफ रिसेंट जजमेंट, लिखिए लखनलाल, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये जजमेंट मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, मैं जनरली एक दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम आगे चलें, बात समझ में आई? मैं इंपोर्टेंट सेक्शंस में मार्क करा चुका हूँ। अब सवाल क्या आया प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उसको भी देख लें एक बार। क्या सवाल पूछा गया इस वाले एक्ट से, इसको देख लीजिए एक बार। मैं पहले आपको 2021 के दिखाऊं या ये क्रिमिनल पेपर है? जी जी, नहीं, आई हैव ऑलरेडी डन। जी 2021 में देख लेते हैं पहले एक बार। और सवाल बहुत आसान था, लेकिन जो बच्चे आउटसाइड राजस्थान के थे या जो बच्चे राजस्थान के भी थे, जिनको इसका डिफरेंस नहीं पता, वो लोग फिर इसमें मिस्टेक करके आए। क्वेश्चन नंबर 10 है जी। सवाल देख लीजिए एक बार पहले इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए। 20 ईयर एंड 6 मंथ्स ओल्ड, अगर आप इसकी टोटल एज देखेंगे तो कितनी एज होगी इसकी? 20 + 6 कितनी होगी सर? 20.5, मतलब 21 साल कंप्लीट नहीं हुई अभी। अरे सर 21 साल कंप्लीट नहीं हुई। इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 3042। अब 304 अगर आप देखेंगे तो 304 में पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड दिया हुआ है, सदोष मानववध का जो सजा दी हुई है वो 304 में दी हुई है। और 304 जनरली दो बात करता है। एक बात करता है सर अपनी वो इंटेंशन और बॉडीली इंजरी, और दूसरी बात करता है नॉलेज, आपके ज्ञान की। सर जब भी आप इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट 304 का, और इसको बोलते हैं, तो मतलब उसने जो डेथ कॉज की है वो नॉलेज में आके करी है। इसकी कितनी सजा है? 10 ईयर। इसमें लाइफ इंप्रिजमेंट है? नहीं है। इसमें लाइफ इंप्रिजमेंट है? नहीं है। लेकिन इसमें लाइफ इंप्रिजमेंट है। तो जनरली ये बोल रहा है, सवाल समझिए दोबारा। 20 year and 6 months old Ramesh is convicted for an offense punishable under section 3042 of the Indian Penal Code. Whether such accused has a right to be released on probation? क्या उसको प्रोबेशन पे रिलीज होने का राइट है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन एंड केस लॉ। अब इसमें बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, वो मैं अभी लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट है, वो मैं लिखवाता हूँ। तो आपको एक सवाल समझ में आया? एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 304(2) के, मतलब वो जहां पर आशय नहीं है और कोई भी शारीरिक क्षति नहीं है, यहाँ पे क्या है सर? ज्ञान है, उसकी ज्ञान से वो डेथ, उसकी नॉलेज की वजह से डेथ कोज होती है। तो इसमें कितनी सजा है सर? 10 ईयर इंप्रिजमेंट। और उम्र कितनी है इसकी? 20.5 साल की उम्र इसकी, 20.5 इसकी एज है। रमेश को दोष सिद्ध किया जाता है, क्या ऐसा अभियुक्त परिवीक्षा पर छूटने का अधिकार रखता है? सुसंगत प्रावधान और निर्णीत विधि की मदद से व्याख्या कीजिए। हाँ, कौन सा और सेक्शन लिखोगे इसमें? सेक्शन 6, ठीक है, वेरी गुड। क्या बोलता है सेक्शन 6? 21 साल और लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं होना चाहिए प्रोबेशन के लिए। ये उसने एक लिमिटेशन लगाई है प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में। लेकिन जिस भी बच्चे ने इसको 360 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सोचा, वहां पे सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी 21 साल का, वहां पे भी कितनी एज है प्रोबेशन की? 21। आप डिफरेंस समझिए, एक बेसिक अंतर समझने की प्रयास कीजिए। तो सेक्शन 6 पढ़िए एक बार।
एक बार सेक्शन 6 पढ़िए। हाँ, इसी में भी पढ़ दीजिए। मैं रुकिए रुकिए, नहीं नहीं, मैं ही पढ़ता हूँ, आप रहने दीजिए। डिक्लोर है या सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट जब 21 वर्ष से कमाई वाला कोई व्यक्ति कारावास से, किंतु आजीवन कारावास से नहीं, दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तब न्यायालय जिसने उसे दोषी पाया गया है उसे कारावास से तब तक दंडित नहीं करेगा जब तक समाधान नहीं हो जाता कि उस मामले की परिस्थितियों को उसके अंतर्गत प्रकृति और चरित्र का अपराधी है। ध्यान में रखते हुए वांछनीय नहीं होगा या 3 और 4 के अंदर कारणों को निम्नलिखित अभिलिखित करेगा। इंग्लिश में लोग बोल रहे हैं, व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment but not with imprisonment for life, the court by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that, having regard to the circumstance of the case, including the nature of the offense, the character of the offender, it would not be desirable to deal him under section 3 or 4। अब सवाल यह है कि सर लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा अगर नहीं है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की अगर पनिशमेंट नहीं है, आजीवन कारावास की सजा नहीं है, तो क्या सेक्शन 6 लागू होगा? और इस पे केस लो लिखना है। इसका केस लो लिखिए इस वाले सवाल में। केस का नाम है सर जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या केस लिखेंगे? केस का नाम लिखिए सर, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द साइटेशन इज 1973 SSC CRI 48। ठीक है सर, दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट इन दैट रिगार्ड। ठीक है जी, CRI क्रिमिनल। बहुत पहले जब इतने केसेस नहीं होते थे तब ऐसे काम चल जाता था। चलिए हम आगे चलते जी, हम लोग सेक्शन 8 देखते हैं। सेक्शन 8 भी सवाल पूछा हुआ है आरजेएस में, इसके लिए मेरे को एक बार 19 का पेपर दिखाना पड़ेगा आपको, ताकि मैं एक बार इसको खत्म करके हम लोग आगे बढ़े। देखिए पेपर्स बहुत इजी पूछे जाते हैं, टफ नहीं होते, बस प्रैक्टिकलिटी ऑफ माइंड जितने आप रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए प्रैक्टिस ही सक्सेस की होती है। इंटरव्यू में क्या की होता है सक्सेस का? इंटरव्यू में होता है हम्बलनेस एंड पोलाइटनेस। तो हम लोग क्यों कहते हैं कि आप जितने हम्बल और जितने पोलाइट हैं, सक्सेस आप उतनी जल्दी पालेंगे, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। जब आप विद्या आपके पास होती है तो आप विनम्रता धारण कर लेते हैं। आज जितने आप विनम्र होंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। चलिए मैं आगे चलता हूँ। 13 क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये पेपर बहुत अच्छा था, 19 का पेपर बहुत अच्छा था। Describe the legal position in respect of the variation of conditions of the bond executed under section 4 of the Probation of Offenders Act। इसमें सर, इसमें लोग जो भी बच्चे इसमें एग्जाम देने गए थे वो सब क्या लिख के आए? अरे वो सब क्या करते मैं आपको बताऊं। सेक्शन 4 पढ़ा और सेक्शन 4 की वोमिटिंग करना चालू कर दिया। तो लिखना क्या है इसमें? क्या लिखना है इसमें? और 12 के बच्चे कहते हैं सर पेपर तो बहुत ही आसान पूछ लिया इस बार का। क्या पूछते हैं? और प्री में भी यही करते हैं, बच्चा पेपर देके आता है सर बहुत ही आसान पेपर था, ये तो लंबा बहुत था लेकिन आसान बहुत था। मैं कहता हूँ तो खुश मत हो इतना, एक बार आंसर की आने दो। मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ प्लीज एक बार हाईकोर्ट के आंसर की आने दो, आप इतना खुश मत होइए, आंसर की आ जाए एक बार हाईकोर्ट से, देन वी डिसाइड। फिर पता लगी जा क्या होगा। देखिए जब भी आप अंतिम जीत ना हो जाए आपकी, कभी भी खुशी मत मनाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, भगवान को हमारी खुशी चाहिए ही नहीं। तुम कितने खुश हो जाओ, तुम अपने प्लान किसी को मत बताओ, क्योंकि जो भी हम बोलते, देखो यूनिवर्स इसी तरह काम करता है। सेक्शन 8 है, इसमें सेक्शन 8 लिखना है, और सेक्शन 8 मेंस लाइक था, इसलिए मैंने आपको जो भी सेक्शंस लिखा है सर वो सारे सेक्शंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर ये सारे केसेस पूछे जा सकते हैं। एक और बात याद रखिए सर, जो बहुत ही अलग बात है, मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 की एक बात याद रखना, एक जो डिफरेंस है
पीओ में और सीआरपीसी में एक वो ये भी है कि सर पीओ में तो क्या होता है ना सर, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब सेक्शन 12 हो जाता है पीओ में, लेकिन सीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसके रिगार्डिंग कोई प्रावधान नहीं है। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 12 इधर नहीं लगता। आप जो जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे चले, 13 14 इक्वल इंपॉर्टेंट है। और बाकी सर ये आपका एक्ट जो है आप जितना पढ़ेंगे इसको बस इस वे में पढ़िए। और मैं ये एसएससी का डायरेक्ट है मेरे पास में, मैं इसको भी फॉरवर्ड कर दूंगा। किसी बच्चे को अगर और डिटेल में जाना है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको सिर्फ पढ़ सकता है। ये अपने इंस्टीट्यूट का है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे चले दूसरा एक उठाएं जी। डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाइए प्लीज, और डोमेस्टिक वायलेंस से सवाल जो आए उनको भी हम डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिन लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं पढ़ा है। पहले इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख लीजिए और प्रोविजंस लिख लीजिए डीवी के अंदर। सर डीवी के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन एक तो डेफिनेशन क्लोज निकालिए इसका पहले, सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन क्लोज में 2A क्या क्या इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक वायलेंस में, इसको डिस्कस करते हैं। 2A 2F, ये सर मेंस में 3 नंबर पूछे जाने लायक सवाल हैं ये, आप इनको देख लीजिएगा एक बार। 2A 2F 2K 2Q 2S ओनली डिस्टिंक्शन क्वेश्चन में 360 कंसिडर है बाकी। जी सर वेरी, हाँ सर बिल्कुल सही है ये बात। देखो 360 का पीओ से कोई संबंध नहीं है, 360 का पीओ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है 360, क्योंकि कल को डिफरेंस पूछ लेगा डी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर में और 360 सीआरपीसी में। हमारे लिए उस पॉइंट से, उस एंगल से पढ़ना जरूरी है बस, बाकी और कोई जरूरी नहीं है। डिफरेंस ना पूछ ले, इस रिगार्डिंग पढ़ना जरूरी 360। हाँ पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर एक एक्ट में अमेंडेड हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2S ठीक है सर, सेक्शन 2 यहां तक। अब देखिए आप चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहां से सवाल आया है आरजेएस 2019 में इकोनॉमिक अब्यूज। यहां से जो सवाल आया है आरजेएस 2019 में वो आया है सर इकोनॉमिक अब्यूज सेक्शन 3 से, ठीक है। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू ये, जैसे आप ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, अगर महिलाओं के ऊपर कोई भी ऐसे आता है तो हम वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 जो है उसकी लैंग्वेज को एज इट इज याद करना जितना आप कर सकते हैं। चैप्टर 3 में 4 5 सेक्शन 8 सेक्शन 8 सेक्शन 11 12 और चैप्टर 4 ये जो है ना चैप्टर 4 ये पूरा ही है सर। मैं आपको इसमें स्पेसिफिकली एक एक करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जनरली ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू मेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि इस चैप्टर से सवाल पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है कि कौन कौन से ऑर्डर पास कर किए जा सकते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर, RPR MCC, रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, राइट टू रिसाइड शेयर्ड हाउस होल्ड ऑर्डर, मॉनेटरी ऑर्डर, कॉम्पनसेशन, कस्टडी। कौन कौन से सर? कस्टडी और कॉम्पनसेशन, ठीक है ना सर, कस्टडी और कॉम्पनसेशन।
जब मैं अपने एलएलबी टाइम्स में था, मैं एलएलबी टाइम, तो उस टाइम पे ऐसे ही न्यूमेरिक्स बनाने की मेरी बहुत हैबिट थी, क्योंकि मुझे रटा नहीं जाता था। और जनरली बात क्या होती है, जब आप अच्छे नहीं हो रटने में, रोट लर्निंग करने में, तो आप ऐसी चीज़ों को खुद ही इन्वेंट करना सीखिए खुद से। अभी बहुत टाइम है, अभी अगर आप शुरुआत से लग जाएंगे चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट करने का, याद करने का, तो आप कर सकते हैं। आप इसके सेक्शन कौन कौन से हैं, इसका भी एक मैंने फॉर्मूला बनाया था, इसका भी एक फॉर्मूला बनाया था उस टाइम पे जब मैं एलएलबी में था अपने, और इसका फॉर्मूला बनाया था 100 पी के देसी। अब जनरली बात ये होती कि ये आप कुछ ऐसे फॉर्मूला बनाते हो जो आपको याद रह जाए, यार चलो ठीक है यार, क्या बनेगा एस से ओ से। तो आज भी अगर वो चीज अगर मैं याद करूँ तो 2 मिनट में मैं सवाल को पूरा लिख सकता हूँ। सेक्शन नंबर गलत नहीं होगा, उसके पॉइंट्स गलत नहीं होंगे। बात ये होती है कि आप अपने सीक्रेट्स खुद तक सीमित रखते हैं, लेकिन जब आप याद करने के लिए आते हैं, जब आपको मेंस लिखना है, तो आप हर चीज के फॉर्मूलास बनाइए। जैसे जब आप जूनियर जस्टिस पढ़ेंगे, तो प्रिजम्पशन जो भी दिए हुए हैं चाइल्ड के रिगार्डिंग, उसकी इनोसेंसी के रिगार्डिंग आपको सारे याद होने चाहिए, 16 के 16 याद होने चाहिए सेक्शन 3 के अंदर जो दिए हुए हैं। तो जब आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते तो एक टाइम बाद आप एक कहानी की तरह चीजों को याद कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, और 31 32 को देख लीजिएगा बस, इसमें से यही चीज पूछी जाएगी। 31 32 चैप्टर 4 के बाद 31 32, यही दो चीजें हैं सर जिसको पूछा जा सकता है इस एक्ट के अंदर। लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या सवाल पूछे गए वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए इस एक्ट से। तो मैं थोड़ा सा इस एक्ट के क्या क्या केसेस हैं जो हमें हमें डेफिनेटली याद होने चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि इस चीज में ऐसा हुआ है। सर पहले तो एक बात समझिए, ये जो एक्ट की तारीख है जिस दिन ये इन्फोर्स हुआ, कब हुआ था सर ये इन्फोर्स? अरे डोमेस्टिक वायलेंस कब आया था? 26/10, 26 अक्टूबर 2006। 2006 एक्ट का नाम 2005 है, बट इट कम्स इन 2006। ठीक है सर, 2006 में ये एक्ट आया। मान लीजिए अगर कोई ऑफेंस हुआ है 2006 के पहले, अरे 2006 के पहले कोई ऑफेंस हुआ है, ऐसा कुछ फैक्ट बना के वो दे सकता है आपको कि 2006 के पहले ऑफेंस हुआ है। मान लीजिए ऑफेंस हुआ था 2005 में, 2004 में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो क्या उस पर ये एक्ट लागू होगा? हाँ, ये एक्ट लागू होगा। ये एक्ट लागू होता है। इस केस का नाम है सर सविता बनोट। क्या नाम है केस का? सविता भनोट वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल वीडी भनोट। उसको थोड़ा सा सर याद रखिएगा। बस बेसिक बेसिक चीज समझ रहा हूँ कि हाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इस एक्ट का। आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, अगर आप डेफिनेशन निकालेंगे ना सर इसकी, एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन निकालेंगे, एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन निकालिए एक बार, इधर दीजिए मुझे एक बार डिक्लो। एक बार 2A देखिए सर, सेक्शन 2 क्लोज ए देखिए। अब इस केस में क्या बोला वो सुनिएगा। 2A में ये चीज लिखी हुई है ना, उसमें देखिए आप 2A में एक शब्द दिखाता हूं आपको मैं, मीन्स एनी वुमन हु इज और हैज बीन, एक वो शब्द लिखा हुआ है 2A में, हैज बीन। कोर्ट ने बोला कि इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोर्ट ने बोला इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब कोर्ट चाहती है कि इस एक्ट का प्रभाव क्या हो, भूतलक्षी प्रभाव हो, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, इसका क्या हो, भूतलक्षी प्रभाव। मतलब ऑफेंस अगर इस टाइम भी हुआ है तो भी लागू होना चाहिए, इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा ना कि, ठीक है, इसका कोई भविष्यलक्षी प्रभाव नहीं होगा, भूतलक्षी प्रभाव होगा। कोर्ट ने बोला कि हैज बीन को नहीं ऐड करना चाहिए था एक्ट बनाते समय, इस केस के अंदर कही गई है बात। इंग्लिश अगर मैं आपको हिंदी में दिखाऊं, व्यतीत व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रकृति की घरेलू नातेदारी में है या रही है, तो कोर्ट कह रहा है कि ये रही है शब्द जो है इसको नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई बात? इस केस को याद रखिएगा कि सवाल पूछा जा सकता है इसका। दूसरी चीज मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस में, दूसरी चीज सवाल आया इसका, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। दिस इज पेपर ऑफ 2000 है।
जो मैं सवाल दिखा रहा था आपको, इकोनॉमिक अब्यूज दिख गया आपको? पूछा हुआ है सवाल मैं 2021 वाले में होगा शायद, 19 वाला है ना, 21 वाले में देखिए एक बार, इसमें सवाल है जी, ये सवाल है, इसको देखिए एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। 2018-19 वाला जो मेंस था उसमें सारे सवाल बहुत अच्छे पूछे गए थे। अगर अपन इस अप्रोच से चलते हैं और वैसा वैसा पैटर्न का पेपर आता है, देखिए इस साल पेपर जो आया वो थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं डीजेएस अप्रोच है, कुछ सवालों में आप मान सकते हो, पूरा पेपर डीजेएस अप्रोच नहीं था। अगर मेंस भी 2018 की तरह जो मुझे लगता है रिपीट होगा, ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको। अगर हमने इस स्तर की तैयारी नहीं करी तो हम पिछड़ सकते हैं एग्जाम में। सवाल देखिए, आपको एक बार में समझ में आएगा। रमेश एंड सुनीता दो नॉट मैरिड बट आर लिविंग अंडर वन रूफ एज हस्बैंड एंड वाइफ. Ramesh committed domestic violence with Sunita. Whether Sunita can file a complaint against Ramesh under the Protection of Domestic Violence Act 2005, explain in brief with the relevant provisions of law. इन्होंने केस लो का नाम नहीं पूछा है। केस लो का नाम पूछा है? अरे पूछा ही नहीं, पूछा केस लो का नाम। चलिए, रमेश और सुनीता जो विवाहित नहीं है लेकिन पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। रमेश सुनीता के साथ घरेलू हिंसा करता है। क्या सुनीता रमेश के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत कर सकती है? विधि के सुसंगत प्रश्नों सहित संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। अब ये 3 नंबर का सवाल था। 3 नंबर के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सर आपको 1 मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ता है? मैं आपको बताता हूँ, हमेशा आप 15 शब्द लिखिए। ये स्टैंडर्ड है जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम का। 1 नंबर के लिए 15 शब्द। 3 नंबर का है तो कितने शब्द लिखने अपन को? 45 से 50। हिंदी मीडियम हो तो काकी के सेमे पर हटा देना, इंग्लिश मीडियम हो तो इज एम आर वॉज वर हैज बीन हैव बीन हटा देना। हेल्पिंग वर्ब्स यूज उसको काउंट करके आपके शब्द मत काउंट करना प्लीज। अब ये जो सवाल बोल रहा है ये है कि क्या कोई पर्सन शादीशुदा नहीं है लेकिन किस में रह रहा है? लिव इन में रह रहा है सर। उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है उसके हम बात करते हैं। किसका नाम लिखेंगे? किसका नाम लिखेंगे सर? आप लोग प्लीज केसेस के मैं नाम लिखा रहा हूं लेकिन आप केसेस एक बार पढ़िएगा, ठीक है? जब आप केसेस पढ़ेंगे, अभी मेंस की तैयारी करने का मतलब ये है कि जो केस लैंडमार्क है उसको लिखवा देता हूं और उसके रिलेवेंट पैरा को पढ़ने की ट्राई कीजिए। कहाँ पे कौन सा पैराग्राफ हमको हमारे आंसर में इनकलकेट करना है, कौन से पॉइंट को, कौन से बिंदु को हमारे आंसर में समावेश हमें करना चाहिए। यही तो हार्ड वर्क है मेंस का। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, मेहनत आपके हाथ में है सर। किसका नाम लिखिए? इंदिरा शर्मा वर्सेस इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा। दिस इज 2014 शर्मा। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस ना बहुत ही अगर देखा जाए तो इस एक्ट को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्ट है। मैं आपको एक शर्मा SARMA शर्मा, शर्मा ऐसे लिखते हैं। उड़ीसा में ऐसे ही शर्मा लिखा जाता है, एच नहीं होता उधर के शर्मा में। उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, उधर के शर्मा में ऐसे ही होता है। देखिए सर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस है ना सर, ये एक्ट जो है, ये एक्ट, इस एक्ट की जो प्रोसीजर है, इस एक्ट का प्रोसीजर क्या है सर? इस एक्ट का प्रोसीजर है, इसकी जो नेचर है इस एक्ट की, इस एक्ट की जो प्रकृति है वो है सर सिविल। लेकिन जो इसका प्रोसीजर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आप देखना यहाँ पे ना अक्यूज नहीं बोला है, क्या शब्द यूज करते हैं? रेस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी। अपराधी कहाँ बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? तो नेचर क्या है इसका? सिविल। सिविल एक्ट का सिविल इसका नेचर। लेकिन एग्जाम में कहां पे आता है? क्रिमिनल में। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी सब सेम ही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी नेचर क्या है सर? सिविल। लेकिन प्रोसीजर क्या होता है? क्रिमिनल। एनआई का क्या प्रोसेस है? प्रोसीजर सारा पूरा क्रिमिनल चलता है। ये कुछ स्पेशल एक्ट, स्पेशल कैटेगरी के एक्ट है ये। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गए,
इनको बनाया किस पर्पज से गया है, वो ये बस सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन रहे। चलिए मैं इंदिरा शर्मा के ऊपर थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। देखिए सर, इंदिरा शर्मा के ऊपर बहुत सारी बातें बताई गई। इसमें बताया गया कि सिर्फ एक छत के नीचे रहने से, मान लीजिए आप एक छत के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं तो भी महिला क्लेम कर सकती है डोमेस्टिक राइट। लिव इन है तो भी क्लेम कर सकती है, ठीक है, लिव इन है तो भी क्लेम कर सकती है। मैं आपको एक और जजमेंट इसमें बताता हूँ। जजमेंट और मैंने भी रिसेंटली पढ़ा था इसमें। देखिए एक और जजमेंट लिखिए, एक और जजमेंट लिखिए जो इस बार पूछा जा सकता है। जजमेंट का नाम लिखिए ललिता टप्पू। जजमेंट का नाम क्या है सर? ललिता टप्पू, टप्पो, टोपो, जो भी आपको जैसे भी प्रोनाउंस करना है, ललिता टोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2019। इसमें बहुत अच्छी बात बोली गई, सुनिएगा इसको भी। इसमें क्या बोला गया, अपने मन से कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है लिखिए। ललिता टप्पू के अंदर क्या बोला उसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ललिता टप्पू के अंदर बोला कि आपको सेक्शन 125 पता है सीआरपीसी का मेंटेनेंस। अब आप हमें पता है कि वहां मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमन। अरे सर कौन लेगा वहां पे मेंटेनेंस? माता पिता बच्चे, मैरिड वुमन, मेनली मैरिड वुमन। तो ये कहता है कि जो लोग 125 में नहीं कवर होते वो लोग कहां कवर होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस में। अरे डोमेस्टिक वायलेंस में भी तो है कॉम्पनसेशन ऑर्डर, नहीं है? मेंटेनेंस ऑर्डर भी इधर, हाँ है ना, है। तो जो लोग 125 में कवर नहीं हो रहे वो कहां जा सकते हैं? तो मतलब जो लोग शादीशुदा नहीं है वो कहां जा सकते हैं? बात समझ में आ रही है? ये ललिता टप्पू ने भी थोड़ा सा दूसरे एंगल से इसको बोला। 2019 का जजमेंट है जी। एक और केस का नाम लिखिए, ये जो मैंने अभी लिखवाया आपको, इंदिरा शर्मा। हाँ, इंदिरा शर्मा ने एक और बात बोली कि सर एलजीबीटीक्यू पे, एलजीबीटीक्यू प्लस पे नहीं लगता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, लेकिन मुझे लगता है लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, मैं आपको बहुत सोसाइटी की स्थिति बताता हूँ। ये मेरे खुद का केस है। व्हेन आई वाज इन प्रैक्टिस, मैंने क्या देखा वहां पे, मैंने देखा कि देयर इज ए होल, बहुत सारा ग्रुप था, एक किन्नर का, किन्नर थर्ड जेंडर का एक ग्रुप था। उसमें एक लड़का ढोलक बजाता था, ठीक है, और वो ढोलक जब बजाता था लड़का, तो उसको किसी ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है। ट्रांसजेंडर जितना भी पैसा लेके आता दिन भर में वो उसको देता ढोली को, उनके ग्रुप में जो ढोल बजाता था, ठीक है। बाद में उसने उसको मारना स्टार्ट कर दिया, सोडोमी स्टार्ट कर दी, अननेचुरल ऑफेंसेस स्टार्ट कर दिए। अब नुकसान ये है कि वो कहां जाए, कहां राइट है उसके पास, कि जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, उसको कहां राइट है? उसके जो पैसे लिए हैं सारे, उसको जो घर से निकाल दिया उसने, एक शादी का वो किया, वादा किया, उसका क्या क्या राइट है उसके पास? तो ये सब चीजें होती है, इनको भी राइट मिलना चाहिए, लेकिन इसने बोला कि नहीं मिलता तो नहीं मिलता। आप लोग भी श्रेया सिंगल बन सकते हैं, लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट। श्रेया सिंगल बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दीजिए, मे बी यू गेट समथिंग। तो मुझे लगता है कि इसमें मिलना चाहिए राइट, अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनको भी पूरा हक है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का। चलिए मैं आगे चलता हूँ। जिन पे नहीं लगता उसमें बता दिया मैंने आपको। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन शायद मार्क करवा दिया आप लोगों को ना। इसमें एक दो केसेस हो रहे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक क्यू देखिए, सेक्शन 2Q, 2Q देखिए सर।
यहाँ पे रेस्पोंडेंट प्रत्यार्थी की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें एक शब्द जो था एडल्ट मेल, एक शब्द है एडल्ट मेल, इस शब्द को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। कौन से जजमेंट ने किया सर? इस शब्द को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। कौन से शब्द, कौन से केस ने किया सर? कौन से केस ने किया? हरसोरा ने। पूरा नाम बताया कीजिए हरसोरा का। हीरालाल पी हरसोरा। देखिए सब बच्चे हरसोरा हरसोरा लिख के आते हैं, आप जब तक कुछ अलग नहीं लिखेंगे, आपकी कॉपी को डिफरेंट नहीं बनाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले मेंस में। हीरालाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। पूरा नाम लिखिएगा प्लीज, हमेशा केस का लिखिए, पूरा नाम लिखिए। हरसोरा। ईयर नहीं आता कोई इशू नहीं है, भूल जाते हैं, समझ सकता हूँ, लेकिन साइटेशन को याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए बाकी बच्चों में और आप में यही चीजें हैं जो आपको अलग बनाएंगी। एडल्ट मेल को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है, इस केस के अंदर। ये हीरालाल पी हरसोरा और कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा का जो पूरा केस है सर, ये केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। ये केस बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। आपको अगर कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस समझना है तो आप इस एक्ट को इसको पूरा पढ़िए, इस पूरे जजमेंट को पढ़िए। जजमेंट डिलीवर किया है जस्टिस आर एफ नरीमन ने, ऑनरेबल जस्टिस आर एफ नरीमन ने। एंड आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि जब भी ये सब्जेक्ट स्टार्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज इस जजमेंट को एक बार थोड़ा सा रीड करके आइए, इसकी कहीं पे केस की समरी मिल जाए तो उसको पढ़ लीजिए। ये केस बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है आपके लिए। जैसे सारिफ नरीमन ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। और कोई सवाल है इस एक्ट के अंदर? चले आगे, ये एक्ट को, इस वाले एक्ट को खत्म करें। मेरे को केस का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने अभी इसमें पढ़ा था, मैंने इसको मार्क नहीं किया, लेकिन जनरली उसमें उसमें क्या बात बोली गई है, उसमें बोली गई है कि अगर आप सिर्फ वीकेंड पे कुछ, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, अगर आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो सिर्फ वीकेंड पे होता है, शादी नहीं करिए लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप में जो कि सिर्फ वीकेंड पे चलता है, जैसे एक पार्टनर दिल्ली रहता है, एक पार्टनर बेंगलोर रहता है, और ये हर वीकेंड पे बाय फ्लाइट एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। और अगर लड़की चाहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करे तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप डेफिनेशन जो उसकी पढ़ेंगे, आप जो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, निकालिए एक बार साझी गृहस्थी की परिभाषा, निकालिए साझी गृहस्थी की परिभाषा, मैं सीधे देख लेता हूँ, देखिए एक बार। इसमें देखेंगे एक बार, एक लाइन में आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए साझी गृहस्थी में, घरेलू नातेदारी में, देखिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप में एक शब्द है, उसको आप हाईलाइट कीजिए, आप हाईलाइट कीजिए, और थ्रू ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, थ्रू ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। हिंदी में इन्होंने इस बात को बोली है, ये बात इन्होंने इस चीज से लिखी है कि उनकी प्रकृति क्या है सर, किसी नातेदारी से संबंधित है। उनकी प्रकृति क्या है सर, विवाह की प्रकृति है, नेचर ऑफ मैरिज है। कोई सिर्फ वीकेंड पे साथ है तो विवाह की प्रकृति नहीं होती है। हम शादी क्यों करते हैं लाइफ में? रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, लाइफ को एक राइट ट्रैक मिले, बेसिक पर्पज है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा या नहीं लगेगा, उसका सिंपल सा एक प्रिंसिपल है कि क्या वहां पे विवाह जैसी प्रकृति है। अगर आंसर है नहीं है, मान लीजिए एक रिलेशन है ये जो कि सिर्फ वीकेंड में मिलता है, और एक रिलेशन है ये A1 और A2 का, जो साथ में रह रहे हैं 3 साल से लिव इन में, इसमें आपको विवाह की प्रकृति देखने को मिलेगी, इसमें या इसमें? इस वाले में जो 3 साल से लगातार साथ रह रहे हैं लिव इन में, तो
सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, मैं ग्रुप पे सर्कुलेट कर दूंगा उसको भी। सवाल पूछा जा सकता है फैक्ट्स बना के, तो हम उस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में, आप मुझसे क्लास के बाद पूछिएगा। जी, अब कौन सा एक बचा है, कौन सा एक तो हो गया जी, पॉक्सो बचा है। पॉक्सो भी खत्म करते हैं, एक बार क्लास ओवर हो जाए, फिर जितने भी डाउट्स एक साथ ले लूंगा मैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा बनता है। इसमें मार्क कीजिए सर, पॉक्सो के अंदर चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। पॉक्सो में क्या क्या पढ़ना है आपको? जी सर, पॉक्सो में आपको पढ़ना है चैप्टर 5, 6, 7, 8, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 5, 6, 7, 8। रिपीटेटिव सवाल आते हैं यहाँ से, रिपीटेटिव सवाल को बहुत ज्यादा एक ही जगह से पूछा जा रहा है पॉक्सो में। पॉक्सो में एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा है, और जब जब ये लोग चैप्टर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको विशेष ध्यान रखिए। देखिए सर, अगर आप पॉक्सो देखेंगे तो पॉक्सो के लिए प्री हो या मेंस, सवाल एक ही पूछा जाता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कैसे होगा। इस बार भी प्री में वही सवाल था कि भाई स्टेटमेंट कितने दिन में रिकॉर्ड कर लोगे, ट्रायल कब तक खत्म कर दोगे, ये सवाल था। और मेंस में भी यही सवाल होता है। सवाल न तो इनका सवाल पूछने का तरीका बदल रहा है, तो पॉक्सो में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं पॉक्सो के एक बार डेफिनेशन क्लोज में जाऊं तो देख लेता हूं कुछ इसमें जरूरी है क्या बताने के लिए। एक इसमें डीए का ध्यान रखना है सर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसमें पॉक्सो में 2DA चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूछी जा सकती है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन जो है वो है भी, बच्चों को पता भी नहीं है। सर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2DA चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। टू के शेयर्ड हाउस होल्ड, साझी गृहस्थी, ये वहां पे भी दिया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस में भी। ठीक है, और इसका क्या सवाल आया, अगर सवाल दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें से क्या सवाल पूछा गया है, आप वो देख लीजिए पहले। इक्कीस वाले पेपर में ही है इसका सवाल। देखिए सवाल क्या पूछा है इससे, क्वेश्चन नंबर 7 है एक तो। पूरा पेपर बहुत अच्छा है ये, आप इसको आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस पेपर को। जनरली बात क्या होती है कि जब आप पेपर सोल्व करते हो आपको पता लगता है कि अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है मेंस का। अब ना सवाल वैसे पूछ रहे हैं ना आंसर वैसे हैं, लगातार ट्रेंड चेंज हो जा रहा है पेपर का। अगर आप इस ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आपकी प्री की मेहनत खराब हो जाएगी सर। मैं ये नहीं कह रहा यहीं पे आके कोचिंग करो, ये करो, टेस्ट लो, कहीं भी करो, लेकिन प्लीज पढ़ाई के तरीके में थोड़ा बदलाव लेके आइए। सवाल देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम बाय द पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन केस अंडर द पॉक्सो। किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं? सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 24, सेक्शन 24, सेक्शन 24। इसमें 5 पॉइंट्स है सर। पुलिस वाला से उसकी वर्दी में नहीं रहेगा, हम चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, पेरेंट्स सामने होने चाहिए। यही चीज पूछी गई प्री में भी। स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड होंगे? बच्चे को जिस पे विश्वास है उसकी प्रेजेंस में। यही सवाल पूछा प्री में भी। सवाल इसी ये 5, 6, 7, 8 पढ़ ले बच्चा कोई, तो वहीं से पेपर बनता है, आइदर प्री हो या मेंस हो। कोई चीज डिफरेंस नहीं पूछते ये लोग, और मुझे लगता नहीं कि इस एक्ट में से कभी सजाए भी पूछी जाएगी। क्या पता पूछ ले, अब तो उसका आप कुछ नहीं कह सकते। मैं आपसे कहता हूं कि पढ़िए सब कुछ, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सिर्फ इन सेक्शंस की कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब। तो जो भी बच्चे लैक ऑफ प्रैक्टिस करके गए थे उन्होंने एक ही सेक्शन, एक ही सवाल में सारे पॉइंट्स लिख डाले। अभी आपको सेक्शन
वो क्वेश्चन नंबर 15 दिखाता हूं मैं। ये स्कैन कॉपी को स्क्रॉल करने में बहुत टाइम लगता है। देखिए एक बार, What care the court should take to record the statement of victim in case under provisions of the POCSO? Explain with the relevant provisions of law and case laws. ये भी वही चीज पूछी है उसने। हाँ भाई, कोर्ट को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? आपको लिखना है इसमें 25-26, आपको लिखना है 25-26। इस बार क्या पूछ लेंगे? स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं, स्पेशल कोर्ट के प्रिजम्पशंस क्या हैं, स्पेशल कोर्ट के फंक्शंस क्या हैं, इस बार ये चीज पूछ लेंगे एग्जाम में। अब जनरली बात क्या होती है, आप जब आप पेपर को एनालाइज करते हो तो आप लगता है कि हाँ ये यार यही पार्ट है जो पॉक्सो में पूछा जा रहा है।